दोस्तों आज हैं हमारे साथ ज्ञान सिंह देस्टा जी। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ये तकरीबन अपने लाइफ के 100 साल जी चुके हैं और इन्होंने भारत को अपनी आंखों से बड़ा होते हुए देखा है। तो मेरी एंगेजमेंट मेरी वाइफ के साथ मेरी एब्सेंस में हुई। अच्छा हम अम्बाला पहुंचे हुए थे जी। रेलवे स्टेशन पर। अच्छा जी। उस वक्त मैंने देखा वहां पर वो मंजर मुझे अभी भी झकझोर देता है। जी रेल के डिब्बों में लाशें भर भर कर पड़ी हुई थी एक दूसरे के ऊपर रेल के डब्बे में। जब वो अम्बाला स्टेशन में वो गाड़ी खड़ी हुई, जी उन लाशों से खून रेल की पटरियों पर बह रहा था। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल आदाब, और आप देख रहे हैं चैट एंड लॉक। दोस्तों वैसे तो हमारा हर एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बट आज का जो एपिसोड है उसको करते हुए मुझे खुद बड़े गूज बम्प आ रहे हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा हाई मोटिवेटेड हूँ इस एपिसोड को करने के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अक्सर हमने भारत को देखा होगा, हम लोग पुराने भारत के बारे में सुनते आ रहे हैं अपने माता पिता से या फिर अपने दादा दादी जी से। उसके बाद फिर भारत में एक डेवलपमेंट होती है और उसके बाद आज का भारत, मतलब तकरीबन 3-4 दशक पुराना भारत। आज जिस पर्सनैलिटी से हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने भारत को बड़ा होते हुए देखा है, जिसने भारत को डेवलप होते हुए देखा है, जिसने भारत को अपने आज के रंग में आते हुए देखा है। दोस्तों आज हैं हमारे साथ ज्ञान सिंह देस्टा जी। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ये तकरीबन अपने लाइफ के 100 साल जी चुके हैं और इन्होंने भारत को अपनी आंखों से बड़ा होते हुए देखा है। तो देस्टा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टेकिंग माई इंटरव्यू बिफोर मीडिया। आर प्लेजर सर। आज देस्टा जी के साथ इनके पुत्र भूपिंदर सिंह जी भी हमारे साथ हैं, जो कि हमारी हेल्प करेंगे देस्टा जी का इंटरव्यू लेने में, देस्टा जी से बातचीत करने में, बिकॉज देस्टा जी को थोड़ी सुनने में प्रॉब्लम है। तो देस्टा जी, जैसे आप उम्र के 100 साल पार कर चुके हैं, तकरीबन आपका जो जन्म है 1927 में हुआ था, कैसा था 1927 का भारत? 1927 की फेंट सा आइडिया है मुझे अभी भी, जी अच्छा क्योंकि उस वक्त मेरा जन्म हुआ है। जी तो बचपन की यादें जी बहुत कम आदमियों को, खासकर इस एज में, जबकि मैं 100 साल का होने वाला हूँ, बहुत कम इवेंट्स ऐसे होते हैं जो याद रहते हैं। अगर कोई मेजर इवेंट उस समय हुआ होगा, दैट इज फॉरगेटेबल अकॉर्डिंग टू माई ओल्ड एज फैक्टर। जी। देस्टा जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आज़ादी के समय में हमें पता है कि हम लोग टीवी में भी देखते आ रहे हैं, हमने अपने जो पूर्वजों से भी सुना है कि कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तो एक्चुअल में क्या सिचुएशन थी आज़ादी के समय में? आज़ादी के टाइम की जो मैं मेमोराइज करता हूँ आज भी, उस वक्त बड़ी हसल बसल चली हुई थी। इधर पार्टीशन, उधर हिंदू और मुसलमानों के आपस में संघर्ष और खून खराबा। जी वो कुछ इवेंट्स मुझे याद है। उस समय मैं कोटखाई में मैट्रिक के एग्जामिनेशन में व्यस्त था। जी तो मैं उस समय के पार्टीशन के हालात कुछ मुझे याद हैं। जी यहाँ से मुसलमान जितने भी गांव में बसे हुए थे, जहाँ जहाँ भी बसे, वो हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए पाकिस्तान जाना चाहते थे। जी जो पुलिस वाले, आर्मी वाले, उस वक्त मिक्स्ड रेजिमेंट्स होती थी। जी तो मुस्लिम रेजिमेंट्स अलग हो गए, जी हिंदू रेजिमेंट्स अलग हो गए।
जो मुस्लिम रेजिमेंट्स वाले लोग थे, फौज वाले या पुलिस वाले, मैक्सिमम उस वक्त फौज वाले तैनात थे, जी। क्योंकि उस वक्त खून खराबा ज्यादा हो रहा था। तो देष्टा जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे बचपन में थे, है ना आप, तो आपको मम्मी से ज़्यादा डांट पड़ती थी या पापा से ज़्यादा डांट पड़ती थी? अक्सर माँ तो हमेशा बच्चे को, चाहे वो गलत काम भी करता है, दुलार देती, जी। आराम से समझाती है। जी। बाप जो है तकरीबन 90% अपने बच्चे को डांटते हैं। कई बार ऐसे अवसर आए, बीइंग कभी इन्वॉल्वमेंट इन सोसाइटीज, बच्चे जो है हर सोसाइटी को अटेंड करते, जी। तो जो कोई गलत काम हो जाता था उस वक्त और आज भी, तो बाप हमेशा डांट से अपने बच्चे को सुधारते, परंतु उसके विपरीत जो बच्चे की मदर होती है वो प्यार और दुलार से अपने बच्चे को समझाती है। अच्छा, सिर्फ डांट ही आपको पड़ती थी या पिटाई भी होती थी आपकी? पिटाई भी कभी, बाप खासकर, माँ ने कभी, मुझे याद है, कभी नहीं पीटा। जी। बाप ने मुझे कई दफा पीटा है अच्छा। डांट में। अच्छा, इसके बाद सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वो चाहे गलती में मेरे से कुछ गलत काम हुआ हो, गलत काम का मतलब शरारती, जी। शरारत होती है बचपन में, तो उसमें डांट पड़ती थी, जी। तो सहन करना पड़ता था। एक दफा का वाक्य मुझे याद है। जी। जी। एक मेरे गांव का दोस्त, जी। एक साथ साथ बरांडे में रहने वाले, अच्छा। अच्छा। हम स्कूल से भागे। हम्म। कोट खाई में आरली तरफ हनुमान मंदिर है, जी। वहां पर हम भागते भागते, मेरी जेब में मैंने क्या किया, घर में जी। जहाँ फादर का कैश रहता था, हाँ हाँ हाँ। उस वक्त नकद रुपया चांदी का मिलता था, अच्छा जी। ओके। वो उस कैश में से मैंने 2 रुपया निकाले, 2 कॉइन, वो अच्छा। मैंने जेब में डाले। ठीक है। केशव राम जो मेरा दोस्त था, जी। साथ में पड़ोस में रहने वाला, उसने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जी। तो मैंने उसको कहा हम यहाँ से घर से भाग जाते हैं, शिमला जाएंगे। अच्छा। चलोथी बोलते हैं हम रोटी को, जी। चलाई और कोदे की। जी। तो घर में मैंने टोकरी में 2 चलोथियाँ देखी, अच्छा जी। वो मैंने यूं लपेट के अपने जेब में डाली। अच्छा जी। उसके शबराम को मैंने बोला मेरे पास 2 चलोथियाँ, जहाँ हमें रास्ते में भूख लगेगी तो हम एक एक दोनों ने खाएंगे। जी। और उस वक्त घर से लेकर शिमला तक कोई मोटेबल रोड की व्यवस्था नहीं थी, पैदल आना जाना पड़ता था, लोगों से रास्ते पूछ पूछ के जाना पड़ता था। ये सफर तकरीबन 100 किलोमीटर का था, ओ 100 मील उस वक्त, जो हमारे घर से शिमला के लिए होता। हम घर से भागे। देष्टा जी, आपने बताया कि आप 100 किलोमीटर वहाँ से स्कूल से भाग के, मतलब मैं जैसे आजकल के लैंग्वेज में बोलते हैं कि बंक मार के गए, तो आपने 100 किलोमीटर लंबी बंक उस टाइम में मारी। तो आपको किसी ने देखा नहीं उस समय? बिकॉज वो उस टाइम तो एरिया था, बड़ा वेल कनेक्टेड होता था, सभी लोग एक दूसरे को जानते थे, तो आपकी शिकायत नहीं लगी आपके पेरेंट्स को? एक छोटे नाम का व्यक्ति, वृद्ध अवस्था में, मेरे घर के सामने मेरा पड़ोसी था, उसने हम दोनों को
भागते हुए देखा। मेरा फादर जोड़ी लाने के लिए दूर स्थान में गया हुआ था। जी। जब वो घर में पहुंचा, उस आदमी ने मेरे फादर को बोला जी। कि आपका बेटा और केशव राव ऐसे ऐसे इस रास्ते में भाग रहे थे, साथ साथ पीछे देख रहे। बोले कहाँ भागे? बोला ऐसा मालूम होता है वो शिमला भाग गए। तो पिताजी ने वो बोझ अपने मकान के बरामदे के सामने रखा और वहाँ से एक डंडे लेके गए। हमको चेस करते हुए कोट खाई से हनुमान का मंदिर यार्ली तरफ, वहाँ से नीचे को उतराई होती थी। ऊपर वो पहुँच गया, नीचे हमने नीचे से देखा उसको कि मेरा फादर आ गया है। तो उधर एक खड आती थी, उस वहाँ एक गांव का घराटी जो पास वाले गांव का था पीस रहा था घराट में। उसने फादर को ऊपर से आते हुए डंडा लेते दौड़ के आ रहा था। वो समझ गया कि ये बच्चे भाग रहे हैं और ये मेरी तरफ दौड़ के आ रहे हैं। उतने में मेरे फादर पहुंच गए। पहले उसने उसके शबराम को पीटा, अच्छा जी। डंडे के साथ पीठ में। उसके बाद वो बुढ़वा आया, जितने में मुझ पर उसने डंडा चलाना था, उस बुढ़े ने मेरे फादर को रोक लिए। इन मासूमों को मत मारना, साथ हाथ चोटने लगा। तो डेस्टा जी, जैसे हम लोग सुनते हैं कि आजकल के टाइम में जो एजुकेशन है बहुत मॉडर्न हो गई है, एसी बसेस हो गई हैं, है ना, स्कूल में एसी लगे होते हैं, बच्चों को हर तरीके की फैसिलिटी मिलती है, और मोर ओवर जो एजुकेशन है काफ़ी डिजिटल टाइप की हो गई है। तो उस समय जो एजुकेशन होती थी, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज आप उस समय के एक अच्छे आपने एक हायर स्टडी प्राप्त की है, और काफ़ी अच्छी आप अंग्रेजी भी आप काफ़ी अच्छी बोल लेते हैं। तो उस समय में पढ़ाई को लेके कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? उस वक्त स्कूल बहुत कम थे। हमारे इलाके में लोअर मिडिल स्कूल मेरे घर के साथ ही टिक्कर स्थान में हुआ करता था। लोअर मिडिल बोलते हैं छठी तक की शिक्षा के लिए। मेरे फादर ने मुझसे लोअर मिडिल टिक्कर से करवाया। मैं पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेता था जी। इसीलिए मुझे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में मेरे अध्यापकों ने हमें रखा। आपकी क्लास में कितने बच्चे थे उस टाइम, कितने स्टूडेंट थे जिसमें आप पढ़ते थे? मेरी क्लास में मुझे जहाँ तक याद है बहुत कम लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करते। एक मेरा क्लास फेलो फकीर चंद, एक उसका भाई भजन दास, एक सोनलाल रमटेड़ी का। हम 4 स्टूडेंट जो है छठी में टिक्कर में पढ़ते थे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था उस समय? उस वक्त सब्जेक्ट हमारे छठी से मीडियम ऑफ लैंग्वेज, जी। उस वक्त उर्दू और अंग्रेजी। जी। हिंदी उस वक्त कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं था। तो उस वक्त मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इंग्लिश। मैंने उर्दू अटेंड नहीं किया। अच्छा। फिर छठी में मैंने मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो एग्जामिनेशन दिया जी। वो इंग्लिश में ही दिया। अच्छा। फिर उसके बाद छठी पास करने के बाद मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। फर्स्ट डिवीजन में पास होने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे उस वक्त बुशहर स्टेट में
एक मिडिल स्कूल अड़हाल में होता था, रामपुर में कोई स्कूल नहीं था। एक मिडिल स्कूल सराण में और हाई स्कूल होता था कोटखाई में। तो मेरे फादर ने मुझे 8वीं के में दाखिल अड़हाल करवाया। वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंडर वो मिडिल स्कूल था जी। वहाँ से मैंने 8वीं का एग्जामिनेशन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से 8वीं का एग्ज़ाम सेकंड डिवीजन में पास किया जी। उसके बाद मैट्रिक के लिए नियरेस्ट स्कूल कोटखाई था, जी। वहाँ पर मेरा दाखला करवाया। तो देष्टा जी आपकी फेवरेट डिश क्या होती थी उस समय? बिकॉज आजकल के अगर बच्चों की हम बात करें तो लोगों को चॉकलेट अच्छी लगती है, पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, बर्गर अच्छा लगता है। तो आपकी क्या फेवरेट डिश थी उस टाइम? हमारा मैक्सिमम खाना चलाई कोदे की रोटी, जी। वो दूसरे फुल्का अपने गेहूं का पैदा किया हुआ घराट में पिसा हुआ आटा वो खाया करते थे। जी। और कभी कभी जौ की रोटी भी हमें बच्चों को पसंद नहीं आती थी, अच्छा। तो माँ बाप खुद वो खाया करते थे और हमको प्यार के तौर पर फुल्का वगैरह या सिड्डू हम बोलते हैं, जी। जी। वो पका के अपने बच्चों को खिलाया करते। हमारा पाला पोषण भी उसी आधार पर हुआ। मतलब सिड्डू आपकी फेवरेट डिश थी? सबसे फेवरेट डिश मेरी सिड्डू ही था। उस वक्त सिड्डू एक तो होता है ताज़ा आटे का गूंदा हुआ, जी। एक होता है उसमें खमीरा डालकर वो आटा फूल जाता है, जी। वो हम खुमड़ा बोलते हैं। उसमें थोड़ा थार लगा के वहाँ पकाया करते थे भाप में। वो मेरा फेवरेट डिश था। देष्टा जी आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे हम हायर एजुकेशन करते हैं तो हमारे मन में ना एक एक एम बन जाता है कि हाँ, आपके अपनी लाइफ में ये बनना है। जैसे आप आर्मी में जाना चाहते हो या बैंक में जाना चाहते हो, तो आपने कुछ डिसाइड किया था कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है? मैं जिंदगी में उस समय उस वक्त नया नया विभाजन हुआ था, जी। मैं आर्मी की सर्विस में जाना चाहता था। अच्छा, आर्मी आपका हाँ, टारगेट था? इस चीज ने दे आरएसएस की वजह से मुझ में देशभक्ति की भावना बढ़ गई थी। जी। इसीलिए मैंने अभी मैट्रिक का रिजल्ट नहीं भी आया था, मैंने रिक्रूटिंग ऑफिस में जाकर शिमला में आर्मी में भर्ती हो गया। जी। मेरे साथ 3 साथी और थे जी। जो चौपाल के रहने वाले। अच्छा जी। मुझे भेजा मेरी हेल्थ को देखकर मुझे भेजा डोगरा रेजिमेंट में। अच्छा जी। ओके। उन 2 को भेजा, एक को भेजा आर्टिलरी में, दूसरे को भेजा आर्मी मेडिकल कोर में। वो अच्छा। दुबले पतले थे। जी। मुझे जो डोगरा रेजिमेंट में भेजा कि भाई इसको प्रमोशन मिलेगी, जी। ही विल बिकम लेटर ऑन एन ऑफिसर। जी। तो मैं डोगरा रेजिमेंट में मुझे भर्ती करके जलंधर भेजा गया। उस वक्त डोगरा रेजिमेंटल सेंटर जलंधर में था। तो जब आपने, जैसे आपने एक स्टूडेंट रहे, उसके बाद इमीडिएटली आप बता रहे हो कि आपने आर्मी ज्वाइन की, तो वो थोड़ा मुश्किल नहीं हुआ कि एक स्टूडेंट को एकदम से एक आर्मी जॉब में ढाल दिया गया? तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए वो आर्मी में आफ्टर 10th के बाद एकदम से आर्मी ज्वाइन करना? जब मैंने आर्मी ज्वाइन की, जी। आप देखते हैं जलंधर की जैसी कड़ाके की गर्मी में जी। हमारी रिक्रूट की ट्रेनिंग 11 महीने हुई। ऐसी तपती धूप में हमने रिक्रूटी पास की जी। और हमें सिपाही रैंक मिला। और मुझे 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद उस वक्त नई नई रेजिमेंट्स बनी थी, जी। तो मेरा नंबर 16 डोगरा में लगा।
अच्छा जी। जिसकी स्थापना योल कैंप में हुई। जी। मुझे वहां पर भेज दिया गया। 6 साल तक मैं 16 डोगरा में रहा। जी। 16 डोगरा हिंदुस्तान के कोने कोने में हर 2-3 महीने में जाती रही। जी। कभी बेंगलोर, नहीं, आप कभी आपको लखनऊ। आपको ऐसा लगा नहीं कि कहाँ मैं अच्छा खासा अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, स्कूल पढ़ता था, अचानक से मैं कहाँ फंस गया आर्मी में आके? ऐसा कभी कोई फील नहीं आई आपको उस समय? नहीं, मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। जी। उस वक्त जवानी का जोश था। जी। और जवानी के जोश में मुझे घर की उतनी फिक्र नहीं होती थी, जी। क्योंकि नया नया पार्टीशन होती थी। संघ में रहने के नाते जी। मुझ में देशभक्ति की ज्यादा संभावनाएं थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। शायद यही फ़र्क है जो मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी में, बिकॉज़ आज की पीढ़ी को अपने मम्मी पापा की बड़ी जल्दी याद आ जाती है। अगर कोई डांट हो या थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो तो अचानक से वो गिव अप कर देते हैं। तो ये शायद एक मेजर डिफरेंस है जो मुझे लगता है कि आपके टाइम में था और अब शायद कहीं ना कहीं ये मिस होता है। डिस्टर्ज, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि जब आपकी शादी हुई तो आप प्रमोट थे कहीं पे बाहर, और आपकी जो शादी हुई, मतलब आपकी धर्म पत्नी ने शादी जो की है वो एक खंजर के साथ की है जो कि आपका खानदानी खंजर था। कितना सच है इसमें? आप ये सच्ची बात है या फिर एक सुनी सुनाई बात है? ये मैसेज आपने कहाँ से लिए? उस वक्त शादी की रस्में ऐसी होती थी जी। कि दोनों परिवारों की कंसेंट से शादियां हुआ करती थी, जी। और ये बड़ी सादगी से शादियां मनाई जाती थी। उस वक्त मैं फौज में था। मुझे शादी के लिए मेरे फादर का लेटर आया, जी। डेट थी दी। जी। मुझे शादी के लिए छुट्टी नहीं मिली। वो मेरा चाकू घर में था। जी। मेरी एंगेजमेंट उस वक्त के जमाने में वर्बली हुआ करती थी बिटवीन टू रिलेटिव्स। जी। तो मेरी एंगेजमेंट मेरी वाइफ के साथ जी। मेरी एब्सेंस में हुई। अच्छा, अब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। शायद हिस्ट्री में भी ऐसे किसी की शादी नहीं हुई होगी और प्रेजेंट में तो हो ही नहीं सकती, और इन फ्यूचर में मुझे लगता है ऐसा कभी इंसिडेंट सामने नहीं आएगा। दिस्टा जी, तो मतलब सुन के बड़ा लग रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट आपने सच में हिस्ट्री क्रिएट की है। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे अब शादी की बात होगी, स्कूलिंग आपकी होगी, एक ना बड़ा दर्दनाक इंसिडेंट सामने आता है जब इंडो पाक पार्टीशन हुआ। इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, दो देश आपस में बंटे और ना जाने कितने मासूम लोग मारे गए, उसकी वजह चाहे कोई भी रही हो। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, बिकॉज आप उस समय आर्मी में थे और आप अपनी युवावस्था में थे, तो आपने बड़ा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया होगा उस सारी सिचुएशन को जो कि हम सुनते आ रहे हैं। तो थोड़ा बताओगे कि कैसा था वो मंजर जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए? उस वक्त हम आया जाया करते थे। एक मेरा साथी हरनाम सिंह, जी। वो दिल्ली में नौकरी करता था। जी। वो मुझे घुमाया करता था। अच्छा जी। जो मैंने उस वक्त का मंजर देखा, हम अम्बाला पहुंचे हुए थे जी। रेलवे स्टेशन पर। अच्छा जी। उस वक्त मैंने देखा वहां पर वो मंजर मुझे अभी भी झकझोर देता है। जी। रेल के डिब्बों में लाशें भर भर कर पड़ी हुई थी एक दूसरे के ऊपर, रेल के डब्बे में। जब वो अंबाला स्टेशन में वो गाड़ी खड़ी हुई, जी। उन लाशों से खून रेल की पटरियों पर बह रहा था। तो हमारे होश फाख्ता हो गए। तो भूपेंद्र जी, जैसे आप डेस्टा जी के सुपुत्र हैं, तो आपका जन्म कब हुआ? 1963। 1963 में।
तो डेस्टा जी तकरीबन जैसे आपने बताया कि काफ़ी पुराने टाइम से, क्योंकि एक सभ्यता, एक पूरा कल्चर चेंज हो जाता है, एक पूरी की पूरी एक सोसाइटी चेंज हो जाती है। तो उस समय में जैसे डेस्टा जी ने तो अपने टाइम में बहुत स्ट्रगल की हुई है। ऐसे उन्होंने बताया कि मतलब इतनी दूर वो स्कूल पढ़ने जाते थे, फिर उनकी आर्मी ज्वाइन हुई, शादी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई। तो कहीं न कहीं आपके लिए जो ये पेरेंटिंग थी, डिफ़िकल्ट लग रहा था आपको कि जो पेरेंट्स मुझे मिले थोड़े डिफ़िकल्ट हैं ये? ऐसा कुछ नहीं था। ये जी। तो पेरेंट्स जो करते हैं बच्चों के फेवर के लिए करते हैं, जो भी करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो तो आप कितने ब्रदर सिस्टर थे? हम हैं जी 3 ब्रदर हैं, 1 जी। सिस्टर है। अच्छा। सबसे छोटा मैं हूँ, जी, मेरे से बड़ी सिस्टर है। जी। उनकी मैरिज मेरे से पहले हो गई थी अच्छा जी। और 2 ब्रदर है बड़े। तो दिष्टा जी जैसे आपने संघ ज्वाइन किया, और संघ को लेके ना एक पूरे समाज में एक विचारधारा बनी हुई है। शायद वो समय का एक मद्देनज़र रखते हुए बनी है, या फिर एक तरह से वो वेव थी जिसमें संघ को कहीं न कहीं नेगेटिव समझा जाता था। फिर भी आपने संघ ज्वाइन किया। ऐसा मतलब आपको क्या ऐसी स्ट्रॉन्ग जो वाइब्स थी जिसने मजबूर किया कि आपको संघ को ज्वाइन करना चाहिए? संघ की मुझे सबसे बड़ी बात ये पसंद, तब भी आज भी जी, इसीलिए पसंद है क्योंकि हिंदुओं की संस्कृति के बचाव के लिए जी, संघ सबसे आगे आता है। जी, इसीलिए मैंने संघ ज्वाइन किया। आज भी मेरी यही भावना है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें संघ से प्रेरणा लेनी चाहिए। संघ के प्रथम वर्ष मैंने पहला शिविर था मतियाना में जो लगा, जी, वो मैंने अटेंड किया। जी, दौलत राम चौहान जो है उस वक्त संघ के मुझे प्रेरित करने वाला सबसे पहला आदमी था, जी, जिसने हम दो लड़कों को संघ ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किए। एक मैं, एक आज्ञानंद शर्मा, जी, श्रोता गांव का रहने वाला। जी, आज वो इस दुनिया में नहीं। जी, हम दो ने ज्वाइन किया। जी। तो देष्टा जी जैसे आपने बताया कि आपकी जो शादी थी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई, है ना? तो आप आर्मी में भी थे, संघ के कार्यकर्ता भी थे। तो आपका जो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, जो आपका पारिवारिक जीवन था, स्पेशली जो लाइफ़ आपकी वाइफ़ के साथ थी, वो किस तरह से स्पेंड हुई? आई एम श्योर लड़ाई झगड़े तो आपके होते होंगे। मेरे और मेरी वाइफ की जो रिलेशन आपस में रहे, बहुत सौहार्दपूर्ण रिलेशन रहे, जी, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू द एंड ऑफ हर लाइफ। 5 मार्च 2025 में मेरी वाइफ की डेथ हुई। देष्टा जी जैसे आजकल के टाइम में बच्चों के पास मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, लोग बच्चे इवन बड़े भी अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं, तो कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो उस समय जो चीज़ें थी, इवन मोबाइल भी आपके टाइम में काफ़ी लेट आया होगा। तो इस कमी को आप किस तरह से पूरी करते थे? 1985 से अभी तक जी, मैं डायरी डेली इवेंट्स की लिखा करता हूँ। जी, 1985 से अभी तक जी, 41 साल का अरसा हो गया। जी। तब से मैं डायरी डेली इवेंट्स की मेंटेन करता है। मतलब इंस्टाग्राम आपकी डायरी है। तो डेस्टा जी एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे 100 साल का आप एक लंबा समय तय कर चुके हैं, क्या-क्या चीज़ें आपने बदलते हुए देखी? क्या-क्या बदलाव आपने अपनी ज़िंदगी में देखे? 100 साल की उम्र में जिस वक्त मेरा बचपन था, जी, उस वक्त चिट्ठी के माध्यम से हर एक इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ करता था। जी, आज वो समय बीत चुका है। जी, आज हर काम फोन, रोड की व्यवस्थाएं बनने से, हवाई सेवाएं बनने से बड़े व्यापक रूप से परिवर्तन आ चुका है।
आज हम एक दूसरे को संपर्क में रखने के लिए इन सेवाओं को प्राप्त करते हैं। तो ये थे डेस्टा जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि 100 साल पहले का भारत कैसे था, कैसे कैसे इन्होंने समय समय पे चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, कैसे कैसे चीज़ें सीखी और कैसे कैसे भारत को बदलते हुए देखा अपनी आंखों से। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ साझा ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको भी इस तरह की कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।